नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। राहुल गांधी के सिखों को लेकर बयान पर सियासत तेज हो गई है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पे, जहां उन्होंने सिख धर्म को लेकर एक बयान दिया है, तो उसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। नरेश, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने बयान दिया है सिख धर्म को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहें? राहुल गांधी का बयान पूरी तरह देश विरोधी है, समाज को बांटने वाला है। सिख धर्म के साथ पूरी तरह सम्मानजनक व्यवहार, क्योंकि सिख धर्म हमारा धर्म है। भारत के सनातन की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की और 10 के 10 गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि एक परिवार ने अपनी 3-3 पीढ़ियों को देश और धर्म के लिए बलिदान किया हो। गुरु तेग बहादुर जी का उदाहरण है। तो हमारे लिए गर्व है सिख समाज। सिख समाज को हम गर्व से देखते हैं, सम्मान पूर्वक देखते हैं। पूरे देश में एक उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पगड़ी और कड़े को लेकर के कोई बात होती हो। तो इस प्रकार की अनाप शनाप बात करना, और किस मुंह से राहुल गांधी ये बोलते हैं? 84 के दंगों में उनके पिताश्री ने कहा था कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और 6000 सिखों का कत्लेआम हुआ। ऐसा नरसंहार सिखों का कभी नहीं हुआ। सिखों ने लड़कर के अपना बलिदान दिया देश धर्म की रक्षा के लिए, पर सत्ता ने इस प्रकार का बलिदान, उनका नरसंहार नहीं किया कभी, जो कांग्रेस ने किया। इसलिए राहुल गांधी अपने पापों को, अपने परिवार के पापों को छुपाने का प्रयास न करे और समाज को बांटने की कोशिश न करे। इस प्रकार के बयान के बारे में मैं संसद की एथिक्स कमेटी से निवेदन करूंगा कि वो सोमोटो संज्ञान ले और उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई हो। सर, जिस तरीके से पन्नू ने भी उनकी जो है समर्थन किया है इस बयान को लेकर, तो पन्नू का समर्थन करना ही ये बताता है कि श्री राहुल गांधी के तार कहां जुड़े हैं। इसलिए एथिक्स कमेटी को संज्ञान लेकर इन पर देशद्रोह की कार्रवाई करनी चाहिए। सर, उधर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार जो है करण मारा रैली यात्रा निकाल रहे हैं। रैली यात्रा निकालते रहते हैं, सभी राजनीतिक दल निकालते हैं, प्रजातांत्रिक अधिकार है, निकालें, जाएं जनता के बीच में, उसे कौन मना करता है। सर, केदारनाथ चुनाव को लेकर? केदारनाथ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। कांग्रेस तो ये कह रही हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस भी जब तक हारेगी नहीं, उस चुनाव को परिणाम नहीं आएगा, तो तब तक तो यही कहेगी ना। सर, गणेश जोशी को लेकर? गणेश जोशी के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो कैबिनेट का काम है, मेरा काम नहीं है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने और यूपी के दम पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की नजर ताइवान, चीन और अमेरिका की कंपनियों पर है। ये कंपनियां यहां पर काम करना चाहती हैं और निवेश के लिए भारत की ओर देख रही हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। पीएम मोदी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि आज सपना पूरा होने की दिशा में अग्रसर है। यूपी ने एक बार फिर इतिहास लिख दिया है। भारत किसी से अब पीछे नहीं है। जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए, तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है।
आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने कुछ समय पहले क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है। क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को उसके ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑक्शन हो, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप बनाए, बल्कि नेक्स्ट जेन चिप पर भी रिसर्च करें। डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है, और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने और यूपी के दम पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 बेहद अहम माना जा रहा है। तो वहीं सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने समारोह को संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्यता, स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ARM, क्वेलकॉम,
एनएक्सपी, कैडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में व सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। इसको देखते हुए आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया गया है, जिससे प्राधिकरणों के अधीन उद्योग भूमि को औद्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवाट की सभी आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी किया जा सके। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित 450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। एमओयू मॉनिटरिंग हेतु निवेश सारथी पोर्टल विकसित किया गया है तथा इंसेंटिव वितरण भी आज प्रदेश में ऑनलाइन किया जा रहा है। निवेशकों की सहायता के लिए 100 उद्यमी मित्र तैनात किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बेहतरीन व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की यूएसपी है। उत्तर प्रदेश में रोड और रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश से होकर के गुजरते हैं। वाराणसी से हल्दिया के मध्य देश का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी आदि योजनाएं भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। सेमिकॉन 2024 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप निश्चित ही भारत को इस फील्ड का, इस इंडस्ट्री का एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से बीजेपी और सपा के बीच वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद छिड़ी राजनीतिक जंग रोजाना सियासी रंग बदल रही है। एनकाउंटर के बाद से ही विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मंगेश यादव के एनकाउंटर को जातीय एनकाउंटर का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जातीय कार्रवाई का हवाला देकर अखिलेश यादव योगी सरकार को आंखें तरे रहे थे, मगर अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर नया पोस्ट करके और राजनीतिक गलियारों में एक नया शिकूफा छेड़ा है। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार के एनकाउंटर का पैटर्न बता डाला। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। मगर एक तरफ जहां अखिलेश एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं,
और बीजेपी को सच का एनकाउंटर करने वाली पार्टी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के पोस्ट के जवाब में बीजेपी से अपर्णा यादव ने भी पोस्ट कर एनकाउंटर पर योगी सरकार का बचाव किया और कहा कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मगर एनकाउंटर हुआ है तो जरूर कोई कारण होगा। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के नीचे का काला चेहरा परत दर परत सामने आता जा रहा है। एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव जी का दर्द और बढ़ जाता है। अपराधियों के साथ उनका कैसा गठजोड़ है, यह एनकाउंटर से उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं, वो पीड़ितों की जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं या जो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, उनकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति देख रहे हैं। ये राजनीति की न्यूनता है और समाजवादी पार्टी को यह बहुत महंगा पड़ने वाला है। वो अयोध्या में पीड़ित लड़की की जाति नहीं देखते हैं जो पीडीए का हिस्सा है। वो मऊ में जो रेप पीड़िता है जो पीडीए का हिस्सा है, उसकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति बता करके अपराधियों के साथ पेशबंदी में खड़े हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भाजपाई एक के बाद एक वार पर पलटवार भी कर रहे हैं। यानी साफ है कि एनकाउंटर पर छिड़ी जंग में अखिलेश ने राजनीतिक बाउंसर डालने का काम किया है। मगर इस मुद्दे पर अपर्णा के साथ ही बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी में उपचुनाव से पहले ना तो एनकाउंटर का मुद्दा और ना ही अखिलेश के पोस्ट पर कोई ब्रेक लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या हनुमानगढ़ी का निकास द्वार फिर बंद कर दिया गया है। अब इसे नवरात्रि में खोला जाएगा। बता दें कि अब श्रद्धालु प्रवेश द्वार से ही निकलेंगे, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं निकास द्वार को बंद करने का निर्णय हनुमानगढ़ी के पंचों की बैठक में लिया गया। खबर अमेठी से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान मुसाफिर खाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त संदीप यादव घायल हो गए। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। तो अमेठी से पूरा मामला, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश फरार हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अमेठी के मुसाफिर खाना का ये पूरा मामला, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों पर हत्या का आरोप था। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसे फिलहाल पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।